तो दोस्त, तो हम लोग बोले थे कि दृष्टि की जो बुक है वो हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बुक को बता देते हैं, यही बुक है दृष्टि का एनसीईआरटी है, भारतीय इतिहास, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडावल सब इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे, ठीक, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे लास्ट में। पहले हम लोग जो टॉपिक बोले थे, हम लोग का चैप्टर था 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। हम लोग हैदराबाद को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए हैदराबाद का हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य से आसफ शाही वंश था, ठीक है, का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। हैदराबाद का संस्थापक क्या था? निजाम उल मुल्क था। निजाम उल मुल्क को किनकिलिच खां कहते हैं। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। पूछा निजाम उल किस गुट का था? निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह फरूख खसियर शाह द्वारा ढक्कन में नियुक्त सूबेदार था। निजाम उल मुल्क जो था ढक्कन में एक सूबेदार था, उसने नियुक्त किया था, फरूख खसियर शाह ने किया था। 1720 से 1722 के बीच ढक्कन में उसने वित्तीय और राजनीतिक प्रशासन पर नियंत्रण कर अपनी स्थिति सुदृढ़ वित्तीय की। वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर भी रहा। निजाम उल मुल्क एक सूबेदार था, ढक्कन में रहता था। फरूख हसियत शाह उसे नियुक्त किया था। 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर भी रहा। अक्टूबर 1724 में सकरखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसे सकूरखेड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। सकरखेड़ा का युद्ध हुआ। निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया, ठीक है। बोलेगा सकरखेड़ा का युद्ध हुआ 1724 अक्टूबर में, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच हुआ था। मुबारिक खां पराजित हो गया था। मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ शाह की उपाधि प्रदान की। निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया गया, उसे आसफ शाह की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सत्ता खुलेआम घोषणा करने की, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया है। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया था। जो निजाम उल मुल्क था, हिंदू के प्रति उदार नीति अपनाई थी, मतलब अच्छा व्यवहार था, अच्छा था। निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया था। निजाम उल मुल्क किस प्रथा को अपनाया था? जागीरदारी प्रथा को अपनाया था। उसने अपनी निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हैदराबाद आंतरिक संघर्ष और कर्नाटक के प्रदर्शन में अंग्रेजों फ्रांसीसियों को नीति का शिकार हुई। तो इतना हम जो पढ़े थे हैदराबाद का टॉपिक था, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं बंगाल, उसके बाद पढ़ेंगे। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को जाता है, ठीक है। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुशान था, ठीक है। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी। अब हम लोग मुगल सम्राट फर्रुख खासियत ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। जो फर्रुख खासियत था, मुगल सम्राट फर्रुख खासियत ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। मुर्शिद कुली खां का शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए थे। जो मुर्शिद कुली खां के शासन के दौरान सिर्फ 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह सीताराम राय उदय नारायण गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह शुजात खान ने, और तीसरा विद्रोह नजात खान ने किया था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के साथ मुर्शिदाबाद को बनाया, ठीक है। जब मुर्शिद कुली खान बंगाल के नाम बना तो राजधानी ढाका जो था उसको मुर्शिदाबाद बना कर दिया गया। मुर्शिद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की नीति व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में वाली रहने वाली भूमि। खालसा भूमि क्या है? ठीक है, खालसा भूमि उसे कहेंगे, खालसा भूमि जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, उसे हम खालसा भूमि कहते हैं, ठीक है। ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई इजरायली प्रथा की शुरुआत की गई। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने की तकाबीर प्रदान की। तकाबीर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकाबीर के बारे में बोलेगा मुर्शिद कुली खान ने प्रदान किया था। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से 39 तक बंगाल का नवाब बना। सही बात है।
1727 तक मुर्शिद कुली खां था, उसके बाद मृत्यु हो गया। तो उसके बाद उसका जो दामाद था शुजाउद्दीन, 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां 1739 बंगाल का नवाब बना। देखिए पहले क्या था, मुर्शिद कुली खां 1727 में उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद उनका दामाद आता है शुजाउद्दीन 1727 से 1739। उसके बाद शुजाउद्दीन का बेटा आता है कौन, सरफराज खां 1739 बंगाल का नवाब बना। 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को गिरिया का युद्ध में हराकर, गिरिया का युद्ध कब हुआ, 1740 में, बंगाल का नवाब स्थित थे। मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये नजराना देकर अपने पद से स्वीकृति प्राप्त की। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अलीवर्दी खान ने रघुजी भोसले 1751 में उड़ीसा क्षेत्र का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के कर्मशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों का उपमा दी थी। यूरोपियों को मधुमक्खियों का उपमा किसने दिया था, अलीवर्दी खान ने। यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनका दौहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। अलीवर्दी खान के बेटा सरफराज दामाद के था शुजाउद्दौला, यहाँ पे है सिराजुद्दौला। ठीक है। अब सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, सिराजुद्दौला की मौसी कहते हैं घसीटी बेगम, और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे। सही बात है। सबसे बड़ा शत्रु बंगाल सेना नायक मीर जाफर था। ये सभी ने सिराजुद्दौला के बिलकुल से युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी। ब्लैक होल की घटना कब घटी, 20 जून 1756, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज ने किया था, कौन, हॉलवेल ने किया था। इसमें 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया था, उसमें से 23 बचा था। सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, जिसमें उसकी पराजय हुई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर बनाए जाने से उन्हें मनचाहा अधिकार मिल गया। सही बात है। मीर जाफर को इतिहासकारों ने गलाइब का गिद्दड़ कहा था। गलाइब का गिद्दड़ किसे कहा था, मीर जाफर को। गलाइब का गिद्दड़ किसे कहा जाता है, मीर जाफर को। बंगाल में मीर कासिम 1760 से 63 बंगाल की राजधानी में क्या था कि बोलेगा कि बंगाल के नवाब क्या था, मीर कासिम 1760 से 63 तक। ठीक है। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया था, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर जाफर ने किया था। कैसे याद रखना, मीर जाफर ने धोखाधड़ी किया था, जंग में जाफर धोखा दिया, जंग में जाफर धोखा दिया, मतलब धोखेबाज क्या था, मीर जाफर। उसके बाद मीर कासिम को लाया जाता है, आगे कहानी मिलेगी। ठीक है। मीर कासिम ठीक रहता है, वो अपना देश को, अपने राज्य को, अपने शासन को अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत करता है, लेकिन मीर जाफर धोखाधड़ी था, तो उस तरह से याद रखना है। फिर था मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया, सेना का अपना 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अदपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नाम शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना के ब्रिटिश इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जिसमें क्या अंग्रेजों ने को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, साथ में पढ़ते चलिए मेरे साथ, इससे क्या होगा, डेली का रूटीन रहेगा पढ़ने का, कंप्लीट हो जाएगा। आज एक बार देख लेते बंगाल के नवाब। मुर्शिद कुली खान 1770 से 1787 ईस्वी तक, शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक, सरफराज खान 1739 1740 तक, अलीवर्दी खान 1740 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 57, मीर जाफर 57 से 60 आता है, फिर मीर कासिम आता है 60 से 63। ठीक है। और उसके बाद फिर मीर जाफर आता है 63 से 65। इतना याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अवध के बारे में पढ़ने के लिए। अवध क्या है देखिए, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां, जिसे बोलते हैं बुरहान उल मुल्क, को माना जाता है। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। अवध का सूबेदार 1722 में किसे बनाया गया था, सआदत खां को। अवध एक समृद्धशाली प्रांत था। अवध एक समृद्धशाली प्रांत था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। अवध गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। इसको क्वेश्चन याद रखिएगा, आप करवाएंगे क्वेश्चन। उत्तरी भाग भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग यहीं से होकर गुजरता था।
शहादत खान ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। अजातक उचित भू लगान लगाकर सब बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसे किसानों की हालत को बेहतर बनाया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से शहादत खान ने 7,000 का मनसब, कुछ कहीं कहीं 6,000 का देता है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की। शहादत खान ईरानी गुट का था। बताइएगा, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बोला शहादत खान ईरानी गुट का था, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा निजाम उल मुल्क किस गुट का था। फर्स्ट टाइम हम लोग चले थे जो हैदराबाद में पढ़े थे, ठीक है। तो निजाम उल मुल्क जो था तुरानी गुट के था। किसमें? तुरानी गुट के था। जबकि हम लोग पढ़ अवध में जो आता है शहादत खान ईरानी गुट के था। ओके, क्लियर हो गया होगा। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए शहादत खान को दिल्ली बुलाया था। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए शहादत खान को दिल्ली बुलाया था। 1739 में शहादत खान की मृत्यु के बाद उसका भतीजा दामाद सफदरगंज अवध का नवाब बना। सफदरगंज के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। सफदरगंज ने 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के से वजीर का पद प्राप्त किया। सफदरजंग ने 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। इसी कारण सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसे शाह इलाहाबाद के प्रांत दे दिया गया। थोड़ा और बचा जाता है, इसको खींचते हैं। 1754 में अवध में सफदरगंज की मृत्यु हो गई, जिससे हो गई, ठीक है। 1761 में लड़े गए पानीपत तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। सुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का अगला नवाब आसुफदौला 1775 से 97 हुआ। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थान कर दी। फैजाबाद कहाँ? आगरा, उत्तर प्रदेश। जो सब आगरा कहने लगे। लखनऊ में इसने एक बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। किसने? आसुफदौला ने। अवध का अगला नवाब था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। पूछे क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब क्या था? तो वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक रहा था। इसी कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। पूछे क्वेश्चन, अवध को किस प्रक्रिया द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो कुप्रशासन के द्वारा। कुप्रशासन 1856 में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहीं तक आज हम लोग यहीं तक चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी जो एक टॉपिक है चैप्टर का हम लोग के कल अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। जब दोनों पूरा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसका जितना 30-40 क्वेश्चन जो बनती है वो हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका कर लेंगे, ठीक है। इस मेरे साथ बने रहिए और डेली हम लोग कंटिन्यू अगर करेंगे इस चलते मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये दृष्टि का था, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ओके।